स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 अब हम लोग पार्ट नंबर 10 की तरफ चलेंगे, जो आप लोगों का पेज नंबर 10 पे लास्ट टॉपिक है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, उसको पढ़ेंगे। देखिए अशोक के समय प्रोविंशियल क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट जिन जो मगध को उसने पार्ट्स में बांट रखा था और उनके उसने ऑफिसर्स बना रखे थे। मैंने इसको पैराग्राफ वे में ना करके एक हायरार्किकल फॉर्म में कर दिया कि इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, ऐसे करके। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में लिखेंगे एट द टाइम ऑफ अशोक there are 5 provinces in Magad Empire. At the time of Ashok there are 5 provinces of Magad Empire. पहले लिखेंगे, इसमें फिर डॉट लगा, अगला लिखेंगे फुल स्टॉप का। These are उत्तरापथ, ये ब्रैकेट में इनकी कैपिटल है, लिखने की जरूरत नहीं है। These are उत्तरापथ, सेकंड अवंती शास्त्र, थर्ड कलिंगा, फोर्थ दक्षिणापथ और फिफ्थ मध्य देश। 5 प्रोविंसेस की बात की गई है, उत्तरापथ, अवंती शास्त्र, कलिंगा, दक्षिणापथ, मध्य देश। ठीक है, इतना आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे दीज आर गवर्न बाय ऑफिसर्स गिवन बिलो। दीज आर गवर्न बाय ऑफिसर्स गिवन बिलो, है ना, जिसको हमने बिलो अब हम समझाएंगे। उन ऑफिसर्स द्वारा ये गवर्न किए जाते हैं, रूल किए जाते हैं। तो अब इसमें आप ऐसा लिखेंगे, पहले लिखेंगे आर्यपुत्र, ब्रैकेट में लिखेंगे ऑफिसर, ये सबसे बड़ा ऑफिशियल था जो प्रोविंस को संभालता था, आर्यपुत्र ऑफिसर। फिर लिखेंगे विषयपति, VISHYAPATI। थर्ड लिखेंगे समहर्ता, SAMHARTA। फिर लिखेंगे प्रदेष्टि, PRADESHTI। फिर लिखेंगे स्थनिक के लिए ब्रैकेट में लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। और लास्ट इसके नीचे, अगर यहाँ आता मैं लिखता तो उसको, हमने इसको यहाँ कर दिया, आप लोग इसके नीचे लिखेंगे एरो लगा के गोपा विलेज ऑफिसर। यानी कि आर्यपुत्र से चालू होकर ये हायरार्की कहाँ की खत्म हो रही है, गोपा पे, जो विलेज को संभालता है। ठीक है, तो उसने क्या कर रखा था, अशोक ने एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे बांट रखा था कि ये देखिए, ये सबसे हेड है, यानी कि ये इसको अपने ऑर्डर देगा, ये इनको देगा, ये इनको और ये उसको। और इनके हाथ में अलग अलग वो भी है, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं, ये विलेज के हेड हैं, ये सबके ऑफिसर हैं। ये विषय को संभालते हैं किसी, तो विषयपति हैं, ऐसे करके ये हेड है एक दूसरे के। तो ये हायरार्की चली आ रही है एरो वाइज। ठीक है, सबसे ऊपर ये और सबसे नीचे। तो आप लोग इसको ऐसे बना लेंगे पैराग्राफ की फॉर्म में ना लिखकर। ठीक है, ये आप लोगों का प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पूरा हो गया। अगली हेडिंग है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अर्बन मतलब शहर, है ना, अर्बन मतलब शहर में प्रशासन कैसे चल रहा था मॉडर्न डायनेस्टी के अंडर, वो पढ़ेंगे हम। इन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन there were 6 committees each having 5 members. 6 कमेटी बना रखी थी उसने, हर एक कमेटी में 5 मेंबर थे, टोटल 6 5 जा 30 मेंबर्स आपके हो गए। पहली कमेटी थी द फर्स्ट कमेटी इज, ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट कमेटी इज इक्वल टू इंस्पेक्शन ऑफ क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। सेकेंड कमेटी फॉरेनर सुपरविजन, सेकेंड कमेटी में लिखेंगे फॉरेनर सुपरविजन। थर्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स, थर्ड कमेटी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स। फोर्थ बिजनेस एंड कॉमर्स। फिफ्थ टू इंस्पेक्ट द सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, एंड सिक्स कमेटी टू रिकवर 1/10 पार्ट ऑफ सेल्स एज सेल्स टैक्स। देखिए इन कमेटीज का काम क्या था, पहले बताया मैं, रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट कमेटी इंस्पेक्शन ऑफ क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्री शहरों में खुल रही है उसका ध्यान रखना पहली कमेटी का काम था। सेकंड कमेटी फॉरेनर सुपरविजन, यानी कि जो फॉरेनर्स हैं, जो देश विदेश से मगध आ रहे हैं, उनका मैनेजमेंट देखना, फॉरेनर सुपरविजन। थर्ड, जो आपके मगध शहर में बर्थ हो रहे हैं, जन्म हो रहे हैं और मृत्यु हो रही है लोगों की, उसका जैसे बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट बनते हैं, उसका काम था थर्ड कमेटी का। फोर्थ, बिजनेस और कॉमर्स को देखना, कैसे एक जगह का बिजनेस, मगध का बिजनेस ग्रो हो, ठीक है, लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें। फिफ्थ, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बन रहा है उसकी क्वालिटी को चेक करना कि वो अच्छा बन रहा है, बुरा बन रहा है, कैसा बन रहा है, उसे वो बाजार में बिकने लायक है या नहीं है। और सिक्स कमेटी का काम ये था कि जो सेल्स हो रही है, देखिए मगध में क्या होता था, जैसे मान लीजिए एक पर्सन ने 1000 रुपये का सामान बेचा, तो 1000 का 1/10 यानी कि 10%, यानी कि उसको 100 रुपये सरकार को सेल्स टैक्स के रूप में देना पड़ता था। वो काम 6 कमेटी का था, उसको वसूल करने का, रिकवर करने का। ठीक है, तो ये अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरा हो गया। फिर लिखेंगे मिलिट्री अरेंजमेंट्स। देखिए मिलिट्री अरेंजमेंट भी मगध के समय बहुत अच्छा था,
कैसे? क्योंकि बहुत बड़ी आर्मी थी, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का भी हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि इसकी आर्मी कितनी ह्यूज थी। ठीक है, मिलिट्री अरेंजमेंट में लिखेंगे देयर वाज अ सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट, देयर वाज अ सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी विच वॉज डिवाइडेड इंटू 6 कमिटीज ईच हैविंग 5 मेंबर्स। जो पहली की 2 लाइनें वो लिखनी है, 6 कमिटीज ईच हैविंग 5 मेंबर्स। इसमें भी वही ऊपर जैसा अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन जैसे था, 6 कमेटी बांट रखी है, एक कमेटी में कितने मेंबर होंगे? 5 मेंबर होंगे, 6 कमेटी ईच हैविंग 5 मेंबर्स। फिर लिखेंगे अंतपाल, ANTAPAL, अंतपाल वॉज द ऑफिसर हु लुक्ड आफ्टर द सोल्जर मैनेजमेंट। अंतपाल वॉज द ऑफिसर हु लुक्ड आफ्टर द सोल्जर मैनेजमेंट। सोल्जरों का हेड कौन था? अंतपाल, ANTAPAL। फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मैगस्थनीज, अकॉर्डिंग टू मैगस्थनीज, ये मैगस्थनीज कौन है? वही मैगस्थनीज है जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था एम्बेसडर बना के, है ना, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के सामने घुटने टेक दिए थे, तो उसे वहां पे भेज दिया गया था। ठीक है, उसके दरबार में भेज दिया गया था। अकॉर्डिंग टू मैगस्थनीज, ब्रैकेट में लिखेंगे इंडिका, उसकी बुक का नाम है ये इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य हैड अ ह्यूज आर्मी, चंद्रगुप्त मौर्य हैड अ ह्यूज आर्मी इंक्लूडिंग 6 लाख इन्फेंट्री, 50,000 कैवलरी, 9,000 वॉर एलिफेंट्स एंड 800 चैरियट्स। देखिए कितनी बड़ी आर्मी चंद्रगुप्त मौर्य की थी। 6 लाख तो इन्फेंट्री, इन्फेंट्री मतलब जो सैनिक हैं जो पैदल चल के वॉर लड़ते हैं, पैदल सैनिक हैं जो। 50,000 कैवलरी, घुड़सवार सैनिक है ना, जो घोड़ों पे वॉर लड़ रहे हैं। 9,000 एलिफेंट थे, ठीक है, 9,000 एलिफेंट थे, एलिफेंट जो उसमें वॉर में यूज हो रहे हैं वो थे 9,000 एलिफेंट और 800 चैरियट्स थे। तो आप देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की आर्मी कितनी बड़ी थी, इसलिए मिलिट्री अरेंजमेंट भी उसने अलग कर रखा था। यही कारण थे कि जब मौर्यन डायनेस्टी मगध पे रूल कर रही थी तो किसी और डायनेस्टी की हिम्मत भी नहीं हुई मगध की तरफ आंख उठाने की। युद्ध तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि उन्हें पता था इतना बड़ा मिलिट्री अरेंजमेंट है कि हम तो टिक भी नहीं पाएंगे इनके सामने। लेकिन अशोक के बाद कोई ऐसा राजा बचा ही नहीं। देखिए मिलिट्री तो बात की बात है ना, राजा को रूल करने वाला होना चाहिए, लीडर के गुण होने चाहिए उसमें, तभी तो एक देश को संभाल पाएगा, एक प्रोविंस को संभाल पाएगा। अशोक के बाद कोई ऐसा राजा आया ही नहीं जो मगध को अच्छे से लीड कर सके, संभाल सके। इसलिए उसके बाद अब आप देखिए लास्ट जो बृहदत्त राजा था उसको उसके ही प्राइम मिनिस्टर पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था। तो आपका मतलब घर का बेदी ही लंका ढा रहा है ना, जो आपका खुद का ही सैनिक है वही आपसे नहीं संभल रहा है ना, आपका प्राइम मिनिस्टर ही आपको मार देता है। लेकिन उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक का पीरियड बहुत अच्छा रहा, गोल्डन पीरियड रहा मौर्यन डायनेस्टी के लिए और मगध के लिए भी। ठीक है, तो मिलिट्री अरेंजमेंट भी आपको पूरा हो गया। और फिर जस्टिस सिस्टम है जो हम लोग पार्ट नंबर अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।